आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 करना शुरू करेंगे। यहाँ से पीएसए के एग्जाम में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने अच्छे से इसको समझना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको ये याद होगा। और अगर आपने इसको याद कर भी लिया, फिर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 आप याद करोगे, वॉल्यूम 7 वॉल्यूम 6 याद करोगे, फॉरेन पोस्ट मैनुअल याद करोगे। ऐसा हो नहीं सकता, इतना सारा याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आपने इनको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद हम इन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जब हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे तो आपको ये थ्योरी वाला पोर्शन और अच्छे से समझ आएगा। फिर आपको इसे याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस आपके सामने होती हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझा होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, तो आप आंसर आराम से बता पाओगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, लगभग सभी क्वेश्चन आपके वहां से कवर हो जाएंगे। तो थ्योरी को करने का क्या फायदा है कि जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए थ्योरी को समझना जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये भी आपने याद रखना है कौन से सेक्शन में, कौन से रूल में किस चीज के बारे में किया। रूल नंबर 1 है डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट। विदेशी डाक की परिभाषा क्या है? The term foreign post applies to postal services which do not come within the definition of inland post. ऐसी डाक सेवाएं जो अंतर्देशीय डाक की परिभाषा में नहीं आती हैं, वो सभी फॉरेन पोस्ट टर्म के अंतर्गत आती हैं। ऐसी पोस्टल सर्विसेज, ऐसी डाक सेवाएं जो अंतर्देशीय डाक की परिभाषा में नहीं आती हैं, वो फॉरेन पोस्ट की परिभाषा में आ जाएंगी। रूल नंबर 2 है कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स। विदेशी डाक वस्तुओं की श्रेणियां। Postal articles exchanged in foreign post are broadly divided into two categories, which are letter post and parcel post. जैसे हमने लैंड पोस्ट में किया था कि डाक वस्तुओं की 10 तरह की श्रेणियां होती हैं। कुछ फर्स्ट क्लास आर्टिकल पढ़े, कुछ सेकंड क्लास आर्टिकल पढ़े, कुछ लेटर पोस्ट के थे, कुछ पार्सल पोस्ट के थे। लेकिन फॉरेन पोस्ट में इस तरह से इनको 10 श्रेणियों में डिवाइड नहीं किया गया है। इनको मोटे तौर पर सिर्फ 2 ही श्रेणियों में बांटा गया है, एक लेटर पोस्ट और दूसरी पार्सल पोस्ट आ जाएगी। रूल नंबर 3 है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। All the countries of the world, with few exceptions, are members of the union known as the Universal Postal Union. विश्व के सभी देश एक संघ के सदस्य हैं। विश्व में जितने भी देश हैं, कुछ अपवादों के साथ, वो एक यूनियन या संघ के सदस्य हैं। और इस संघ को, इस यूनियन को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के नाम से जाना जाता है। The territories of the member countries in the union are regarded as a single postal territory for the reciprocal exchange of letter post items. जितने भी यूनियन के या संघ के सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों की टेरिटरीज को या क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? सिंगल पोस्टल टेरिटरी कहा जाता है। सिंगल पोस्टल टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों इसको सिंगल पोस्टल टेरिटरी कहा जाता है? फॉर द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स। पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए संघ में जितने भी सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों के क्षेत्रों को सिंगल पोस्टल टेरिटरी कहा जाता है, माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट इज गारंटीड थ्रू द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। संघ के पूरे क्षेत्र में पारगमन की स्वतंत्रता दी जाती है। डाक वस्तुओं को फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट दी जाती है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या हो जाएगा? विश्व में जितने भी देश हैं, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, कुछ अपवादों के साथ, विश्व भर के सभी देश एक यूनियन के, एक संघ के सदस्य हैं, और इस संघ को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहा जाता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों की टेरिटरीज को या क्षेत्रों को सिंगल पोस्टल टेरिटरी कहा जाता है। और सिंगल पोस्टल टेरिटरी क्यों कहा जाता है? पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए कहा जाता है। और टेरिटरी ऑफ यूनियन में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के पूरे क्षेत्र में डाक वस्तुओं के लिए फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट की गारंटी दी जाती है।
द यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन एंड इट्स डिटेल्ड रेगुलेशंस। अब जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसके कुछ कन्वेंशन हैं, उसके कुछ समझौते हैं और उसके कुछ विस्तृत रेगुलेशंस या विनियम हैं। These are binding on all member countries which are applicable throughout the International Postal Service and the provisions concerning the latter post services। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जितने भी कन्वेंशन हैं और जितने भी डिटेल्ड रेगुलेशन हैं वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होंगे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के कन्वेंशन और उसके डिटेल्ड रेगुलेशन बाध्यकारी हैं, यानी कि उन सभी देशों को वो मानने पड़ते हैं। विच आर एप्लीकेबल थ्रू आउट दी। अब ये जो यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन है या डिटेल्ड रेगुलेशंस हैं ये किसके ऊपर लागू होते हैं? इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज के ऊपर, अंतर्देशीय डाक सेवाओं के ऊपर और साथ में पत्र डाक सेवाओं से संबंधित प्रोविजंस के ऊपर ये लागू होते हैं। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जो कन्वेंशन है या उसके जो डिटेल्ड रेगुलेशंस हैं ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सभी सदस्य देशों को मानने पड़ते हैं और ये किन चीज़ों के ऊपर लागू होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के ऊपर लागू होते हैं और पत्र डाक सेवाओं से संबंधित जो प्रोविज़न है उनके ऊपर लागू होते हैं। पार्सल पोस्ट सर्विस विद द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज और एडमिनिस्ट्रेशंस इज गवर्न्ड बाय द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट। पत्र डाक वस्तुओं के लिए तो यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन और डिटेल्ड रेगुलेशंस हैं, लेकिन जो पार्सल पोस्ट आइटम हैं, पार्सल डाक वस्तुएं हैं, उनका आदान प्रदान कैसे शासित किया जाता है? तो उसके लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकांश देशों के साथ पार्सल पोस्ट सेवा को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के माध्यम से शासित किया जाता है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ इंश्योर्ड लेटर्स इज गवर्न्ड बाय द यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन बट नॉट ऑल कंट्रीज एडमिट इंश्योर्ड आर्टिकल्स। फिर जो बीमित पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा शासित किया जाता है? यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के द्वारा शासित किया जाता है, जिसके माध्यम से लेटर पोस्ट सर्विसेज को एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाता है, जिसके माध्यम से लेटर पोस्ट सर्विसेज को शासित किया जाता है। लेकिन सभी देश इंश्योर्ड आर्टिकल्स को, बीमित डाक वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते हैं। सिर्फ कुछ देशों को ही बीमित डाक वस्तुएं भेजी जा सकती हैं। Exchange of money orders, postal orders and cash on delivery items are governed by special bilateral agreement। वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनी ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर या कैश ऑन डिलीवरी आइटम, इन सभी का आदान प्रदान किसके माध्यम से शासित किया जाता है? स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट से, विशेष द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से इनके आदान प्रदान को शासित किया जाता है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में आपने ये सारे याद रखने हैं कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में लेटर पोस्ट सर्विसेज को किसके माध्यम से शासित किया जाता है? यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन और उसके डिटेल्ड रेगुलेशंस के माध्यम से। पार्सल पोस्ट सर्विसेज को किसके माध्यम से शासित किया जाता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के माध्यम से। इंश्योर्ड लेटर जो है उनको भी यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के माध्यम से शासित किया जाता है, लेकिन सभी देश इंश्योर्ड लेटर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि सभी देशों के लिए इंश्योरेंस वाली सर्विस उपलब्ध नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास मनी ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर है या कैश ऑन डिलीवरी वाली आइटम है। इन सभी का आदान प्रदान स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट के माध्यम से शासित किया जाता है। There are special arrangements with a few countries, Bhutan, Bangladesh and Nepal, under which most favorable conditions are laid on for the exchange of postal articles। फिर कुछ देशों के साथ विशेष समझौते हैं। कौन कौन से देश हैं? भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। इन सभी के साथ विशेष समझौते हैं। किसके संबंध में विशेष समझौते हैं? डाक वस्तुओं के आदान प्रदान के संबंध में अधिक अनुकूल परिस्थितियां निर्धारित इनके लिए की गई हैं।
फिर उसके बाद है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कंसिस्ट ऑफ 4 बॉडीज। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में 4 निकाय हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कांग्रेस। कांग्रेस इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एंड मीट्स एवरी 4 ईयर्स। कांग्रेस जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सुप्रीम अथॉरिटी है, सर्वोच्च प्राधिकरण है, और हर 4 साल में एक बार इसकी बैठक होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन परिषद दूसरा निकाय। द काउंसिल एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ यूपीयूज वर्क बिटवीन कांग्रेसेस। कांग्रेसेस के बीच में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के काम की कंटिन्यूटी को एंश्योर करना काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और इसका क्या काम है? सुपरवाइज इट्स activities and studies regulatory, administrative, legislative and legal issues. Supervise its activities. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना, उनकी निगरानी करना, और उसके अलावा रेगुलेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और लीगल इश्यूज, इन सारी चीज़ों के अध्ययन करना, ये किसका काम है? काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन परिषद का काम है। फिर तीसरे निकाय की बात करें, वो है पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल, डाक संचालन परिषद। The Postal Operations Council is the technical and operational mind of UPU. ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का टेक्निकल और ऑपरेशनल माइंड है एंड कंसिस्ट ऑफ 48 मेंबर कंट्रीज। और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल में 48 मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें 48 सदस्य देश हैं इलेक्टेड ड्यूरिंग कांग्रेस, जो कांग्रेस की बैठक के दौरान चुने जाते हैं। फिर चौथा निकाय है इंटरनेशनल ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो। फुलफिलिंग ए सेक्रेटरिएट फंक्शन, ये सेक्रेटरिएट फंक्शन या सचिवालय कार्य को पूरा करने का काम करता है। इंटरनेशनल ब्यूरो प्रोवाइड्स लॉजिस्टिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियंस बॉडीज। ये क्या करता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 3 बॉडीज के बारे में जो हमने ऊपर किया, उनको लॉजिस्टिकल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? इंटरनेशनल ब्यूरो। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रीज इन यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में देश। एनी मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में बिकम अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। कोई भी देश जो यूनाइटेड नेशन का सदस्य है, कोई भी देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश बन सकता है। अ नॉन मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन, लेकिन कोई ऐसा देश जो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, में बिकम अ यूपीयू मेंबर, वो भी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मेंबर बन सकता है। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है? प्रोवाइडेड दैट इट्स रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड बाई एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। लेकिन अगर कोई भी नॉन मेंबर कंट्री यूनाइटेड नेशन की जो है, इनके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो देश हिस्सा नहीं है, अगर वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसे क्या चाहिए? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में ऑलरेडी जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके कम से कम 2/3 अप्रूवल की आवश्यकता इसे रहेगी। तो कोई भी सदस्य देश जो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का भी सदस्य बन सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा देश है जो यूनाइटेड नेशन का सदस्य देश नहीं है, वो भी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हिस्सा बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की मेंबर कंट्रीज में से कम 2/3 कंट्रीज के अप्रूवल की आवश्यकता होगी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में वर्तमान में 192 सदस्य देश हैं। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना या गठन 9 अक्टूबर 1874 को हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961 विद हेडक्वार्टर्स एट मनीला, फिलीपींस एंड स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1962। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1961 में। किस हेडक्वार्टर या किस मुख्यालय के साथ हुई? मनीला, फिलीपींस। फिर इसकी जो स्टार्ट है या इसकी शुरुआत है वो कब हुई? 1 अप्रैल 1962 को हुई।
तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना 1961 में हुई। जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस था और इसकी शुरुआत 1962 में हुई। कब? 1 अप्रैल 1962 को। द पर्पस ऑफ द यूनियन is to extend, facilitate and improve the postal relations between the member countries in the Asian Pacific region. एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि एशियन पैसिफिक रीजन में जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों के बीच में डाक संबंधों को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए और डाक संबंधों में सुधार लाया जाए। एंड प्रमोट कॉर्पोरेशन अमंग देम इन द फील्ड ऑफ पोस्टल सर्विसेज, और डाक सेवाओं के क्षेत्र में एशियन पैसिफिक रीजन में जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी के बीच में आपसी सहयोग को भी बढ़ाया जाए। तो ये एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, इसका क्या उद्देश्य है कि जितने भी एशियन पैसिफिक रीजन में सदस्य देश हैं उन सभी के बीच में डाक संबंधों को इम्प्रूव किया जाए, उनमें सुधार लाया जाए और उनको सुविधाजनक बनाया जाए। इसके अलावा जितने भी एशियन पैसिफिक रीजन में सदस्य देश हैं उनके बीच में डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाए। इंडिया ज्वाइंट द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इन 1973। ये 3 डेट्स आपने याद रखनी है कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1961 में। इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1962 में। और भारत इसका सदस्य कब बना? भारत इसका सदस्य 1973 में, 1973 में बना। द कन्वेंशन ऑफ द APPU इज बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर कंट्रीज। और एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का जो कन्वेंशन है वो सभी सदस्य देशों के ऊपर लागू होता है। इनके एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का जो कन्वेंशन है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सदस्य देशों को मानना पड़ता है। द कन्वेंशन कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द लेटर पोस्ट आइटम्स। अब ये जो कन्वेंशन है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का, इसमें किसके लिए प्रोविजन या किसके लिए प्रावधान है? इसमें लेटर पोस्ट आइटम्स के लिए प्रावधान है, पत्र डाक वस्तुओं के लिए प्रावधान है। एंड प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर कंट्री में अप्लाई फॉर सरफेस लेटर पोस्ट आइटम्स एड्रेस्ड टू अदर मेंबर कंट्रीज फॉर रिड्यूस्ड चार्जेस विच आर नॉट मोर देन 85% ऑफ देयर इंटरनेशनल सरफेस रेट। तो इस जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का कन्वेंशन है इसमें एक यूनिवर्सल इसमें एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का एक सदस्य देश अप्लाई कर सकता है दूसरे सदस्य देश को किस चीज़ के लिए? रिड्यूस्ड चार्जेस के लिए। कौन से रिड्यूस्ड चार्जेस? लेटर पोस्ट आइटम्स के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय सरफेस रेट्स के 85% से ज़्यादा के नहीं होंगे, यानी कि इसमें आपको छूट दी जा सकती है। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में एक सदस्य देश अप्लाई कर सकता है किस चीज के लिए? पत्र डाक वस्तुओं के कम डाक शुल्क के लिए आवेदन कर सकता है। और कितना? जो अंतर्राष्ट्रीय सरफेस रेट है, अंतर्राष्ट्रीय सतह डाक दरें हैं, उनके अनुसार 85% तक की छूट के लिए इसमें आवेदन किया जा सकता है। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सरफेस रेट 100 रुपये है तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के 2 सदस्य देश आपस में इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल सरफेस रेट है इनमें चार्जेस में छूट दी जाए। और ये जो छूट है 85% तक हो सकती है, यानी कि सिर्फ 15 रुपये में ही आपकी डाक वस्तु एक देश से दूसरे देश में भेज दी जाएगी अगर चार्जेस पहले जो इंटरनेशनल सरफेस रेट है वो 100 रुपये है। तो इस तरह से इसमें रिड्यूस्ड चार्जेस के लिए एक देश दूसरे देश से अप्लाई कर सकता है। फॉर एयरमेल टू द एशियन पैसिफिक यूनियन कंट्रीज, लेकिन जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंट्रीज के बीच में हवाई डाक वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाएगा उसके लिए इंटरनेशनल रेट ही अप्लाई होंगे। इसके लिए आप रिड्यूस्ड चार्जेस का आवेदन नहीं कर पाएंगे। रिड्यूस्ड चार्जेस के लिए आवेदन सिर्फ सरफेस लेटर पोस्ट आइटम्स के संबंध में किया जा सकता है। Exchange of items other than letter post items with the Asian Pacific Postal Union countries is governed by the relevant agreement of the Universal Postal Union.
एक्सचेंज ऑफ आइटम्स अदर देन लेटर पोस्ट आइटम्स, पत्र डाक वस्तुओं के अलावा अन्य डाक वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंट्रीज के बीच में इस एक्सचेंज को किसके द्वारा शासित किया जाता है? रेलेवेंट एग्रीमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के रेलेवेंट एग्रीमेंट के माध्यम से या फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के प्रासंगिक समझौतों के द्वारा इसको शासित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे गलती आपने नहीं करनी है। क्या बताया गया है कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंट्रीज के बीच में पत्र डाक वस्तुओं के अलावा अन्य डाक वस्तुओं का आदान प्रदान किसके द्वारा शासित किया जाता है? रेलेवेंट एग्रीमेंट्स के माध्यम से, प्रासंगिक समझौतों के माध्यम से। लेकिन किसके रेलेवेंट एग्रीमेंट है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के रेलेवेंट एग्रीमेंट है, ना कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के अलग से हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना है। इट्स न्यू हेडक्वार्टर इज एट बैंकॉक थाईलैंड फ्रॉम 2002। 2002 से इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। जब इसकी शुरुआत 1961 में हुई तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था? मनीला फिलीपींस में। वर्ष 2002 में इसका हेडक्वार्टर चेंज किया गया। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है और इसमें टोटल 32 मेंबर कंट्रीज हैं, 32 देश इसके सदस्य हैं। Asian Pacific Postal Union also runs the Asian Pacific Postal College founded in 1970. Asian Pacific Postal Union एक Asian Pacific Postal College को भी चलाता है जिसकी स्थापना 1970 में हुई। Supporting the training and development of member states postal staff। और यहाँ पे क्या किया जाता है? सदस्य देशों के डाक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास में सहायता की जाती है। एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज इज आल्सो बेस्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। जहाँ पे एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है वहीं पर एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज भी स्थित है। Asian Pacific Postal Union is a restricted union of the Universal Postal Union that coordinates postal services in the region. Asian Pacific Postal Union एक प्रतिबंधित संघ है। प्रतिबंधित संघ क्या होता है? ये फॉरेन पोस्ट मैनुअल में हम करेंगे। प्रतिबंधित संघ क्या होता है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों में से कुछ देश आपस में मिलकर भी कुछ समझौते कर सकते हैं ताकि वो डाक वस्तुओं के आदान प्रदान को और अधिक आसान बना सकें और अधिक सुविधाजनक बना सकें। उसी तरह से एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का है कुछ एक देशों का समूह है। इसमें टोटल 32 कंट्रीज आती हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर हमने पढ़ा कि इसमें 32 सदस्य देश हैं, तो एक रिस्ट्रिक्टेड यूनियन है, सभी देशों के लिए नहीं है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड यूनियन है, सिर्फ 32 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। The Asian Pacific Postal Union is structured around 3 key bodies. Asian Pacific Postal Union में 3 प्रमुख निकाय हैं, with the Congress being the supreme authority। और इसमें जो कांग्रेस है वो सर्वोच्च प्राधिकारी की तरह रहेगी। कांग्रेस meets every 2 years or less to address common postal issues and revise the union acts। कांग्रेस आम डाक मुद्दों को संबोधित करने और संघ के जो अधिनियम हैं उनको संशोधित करने के लिए 2 साल में या उससे भी कम समय में आपस में मिलती है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में किस चीज के बारे में बताया गया है? जर्नल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन लेटर पोस्ट, पत्र डाक पर लागू होने वाले सामान्य नियम। रूल नंबर 6 है डेफिनेशन ऑफ लेटर पोस्ट, पत्र डाक की परिभाषा क्या है फॉरेन पोस्ट के संबंध में। इनलैंड पोस्ट में तो हमने किया था कि एक आपका आर्टिकल है जिसे एक एनवलप में डालकर किसी के लिए संबोधित किया जाता है, उसको हम लेटर कह देते हैं। फॉरेन पोस्ट में क्या आ जाएगा? इन द फॉरेन पोस्ट द टर्म लेटर पोस्ट आल्सो रेफर टू एज कोरेस्पोंडेंस अप्लाइज टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। विदेशी डाक में पत्र डाक शब्द या फिर पत्र कोरेस्पोंडेंस या पत्र पत्राचार आप जिसे कह सकते हैं, ये कौन कौन सी डाक वस्तुओं के ऊपर लागू होता है?
तो विदेशी डाक में जो लेटर पोस्ट शब्द है उस लेटर पोस्ट शब्द में लेटर शामिल है, इसमें पोस्ट कार्ड शामिल है। प्रिंटेड पेपर, ये प्रिंटेड पेपर क्या होते हैं ये हम करेंगे आगे वाली वीडियोस में आएगा। प्रिंटेड पेपर में आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी आ जाएंगे, बुक पैकेट वगैरह भी आ जाएंगे, तो इनको प्रिंटेड पेपर कहा जाता है फॉरेन पोस्ट में बुक पैकेट्स को। फिर स्मॉल पैकेट आ जाएंगे, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड आ जाएंगे। विदेशी डाक में जहां पर भी लेटर पोस्ट शब्द का यूज किया गया होगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा, वो लेटर भी हो सकते हैं, पोस्ट कार्ड भी हो सकते हैं, प्रिंटेड पेपर भी, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट या ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भी हो सकते हैं। इन सभी के ऊपर लेटर पोस्ट टर्म अप्लाई होती है। एरोग्राम्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन लेटर पोस्ट, इसके अलावा हम फॉरेन पोस्ट में एरोग्राम्स के बारे में करते हैं। एरोग्राम शब्द भी लेटर पोस्ट में शामिल है, ये भी पत्र डाक की श्रेणी में ही आता है। बट देयर इज नो क्लास ऑफ आर्टिकल्स इन सरफेस पोस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू एरोग्राम, लेकिन जो एरोग्राम होते हैं उनके अनुरूप सतह डाक में कोई भी इनका वर्ग नहीं है। अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा, हम जितनी भी डाक वस्तुओं के बारे में फॉरेन पोस्ट में करेंगे, जैसे हम प्रिंटेड पेपर के बारे में करेंगे, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में करेंगे, पोस्ट कार्ड के बारे में करेंगे, हमने इन सारी चीज़ों के बारे में अंतर्देशीय डाक में भी किया है। फॉरेन पोस्ट में भी हम इनके बारे में करते हैं और अंतर्देशीय डाक में भी इनके बारे में होता है। लेकिन जो एरोग्राम वाली श्रेणी है, इस श्रेणी की तरह कोई और श्रेणी नहीं होती है जो सतह डाक के माध्यम से भेजी जाती है। ये सारी डाक वस्तुएं ऐसी हैं जिनको आप सतह डाक के माध्यम से, सरफेस रूट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, हवाई डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। लेकिन एरोग्राम जो होते हैं ये सिर्फ हवाई डाक के प्रसारण के लिए बनाए जाते हैं, इनके अनुरूप सतह डाक में कोई भी कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी नहीं होती है। रूल नंबर 7 है रेट्स ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क की दरें। द पोस्टेज चार्जेस पेएबल फॉर अ फॉरेन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ द सरफेस पोस्टेज and where applicable additional charges such as air surcharge, charges or fees for special services like registration, insurance। किसी भी विदेशी डाक वस्तु के पोस्टेज चार्जेस में क्या क्या शामिल होता है, इसमें सरफेस पोस्टेज चार्जेस शामिल होते हैं, सतह डाक शुल्क इसमें शामिल होते हैं। चार्जेस फॉर सरफेस ट्रांसमिशन एज एन ऑर्डिनरी आर्टिकल, जैसे ऑर्डिनरी आर्टिकल को भेजने के लिए उसके ऊपर सरफेस ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग चार्जेस लगाए जाते हैं और सरफेस पोस्टेज हो जाएगी। तो किसी भी फॉरेन आर्टिकल के मामले में पोस्टेज चार्जेस का क्या अर्थ हो जाएगा, इसमें सरफेस पोस्टेज चार्जेस शामिल होंगे और जहां पर भी एप्लीकेबल होगा वहाँ पर इसमें एडिशनल चार्जेस भी लगेंगे। वो एयर सरचार्ज हो सकते हैं या फिर विशेष सर्विस अगर किसी आर्टिकल के संबंध में ली जाती है, जैसे किसी आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, इंश्योरेंस करवाई जाती है, इन सभी चार्जेस को जब मिलाया जाता है तो उसको हम पोस्टेज चार्जेस कहेंगे किसी भी फॉरेन आर्टिकल के संबंध में। However, for airmail postcard and aerograms, combined charges, postage cum air surcharge have been fixed। अब देखो जो भी बाकी डाक वस्तुएं होती हैं एयरमेल पोस्टकार्ड और एरोग्राम को छोड़कर, उन सभी के लिए पोस्टेज चार्जेस अलग से रहेंगे। अगर उनको आपने बाई एयर भेजना है तो उसके लिए एयर सरचार्ज अलग से लगते हैं। लेकिन जो एयरमेल पोस्टकार्ड होते हैं और जो एरोग्राम होते हैं इनके लिए ऐसा नहीं है, इनके लिए कंबाइंड चार्जेस होते हैं। कंबाइंड चार्जेस इसमें पोस्टेज चार्जेस भी होंगे और एयर सरचार्जेस भी होंगे, कंबाइंड चार्जेस पहले से ही फिक्स किए होते हैं। लेकिन बाकी डाक वस्तुओं के मामले में ऐसा नहीं होता है, आवश्यकता के अनुसार उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। जैसे सरफेस पोस्टेज चार्जेस लगाए जाएंगे ताकि उनको सरफेस के माध्यम से ट्रांसमिशन दिया जा सके। एडिशनल चार्जेस की अगर ज़रूरत है तो वो भी लगाए जाएंगे, जैसे उनको हवाई डाक के माध्यम से भेजना है तो एयर सरचार्ज लगाए जाएंगे। फिर उनके लिए कोई स्पेशल सर्विस लेनी है तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, इंश्योरेंस चार्जेस हैं, वो भी लगाए जाएंगे। यानी कि आवश्यकता के अनुसार इनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन जो एयरमेल पोस्टकार्ड होते हैं या एरोग्राम होते हैं उनके ऊपर कंबाइंड चार्जेस पहले से ही फिक्स होते हैं, यानी कि उनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस और एयर सरचार्जेस इकट्ठे पहले से ही फिक्स किए हुए होते हैं। The surface postage rate for a particular class of article in letter post is the same for all destinations
except for destination in a few nearby countries to which inland rates of postage are applicable. सरफेस पोस्टेज रेट, किसी भी डाक वस्तु को अगर आप सरफेस ट्रांसमिशन देना चाहते हैं तो उसके ऊपर सरफेस पोस्टेज चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। और सरफेस पोस्टेज रेट किसी भी पत्र डाक की वस्तुओं में, जो अलग अलग डाक वस्तुओं के बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें लेटर भी आएंगे, इसमें पोस्ट कार्ड भी आएंगे, इसमें प्रिंटेड पेपर भी है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी है, स्मॉल पैकेट भी है, इन सभी को लेटर पोस्ट में गिना जाता है। और लेटर पोस्ट में जो आर्टिकल आते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए जो सरफेस पोस्टेज रेट रहेगा सभी डेस्टिनेशंस के लिए एक समान रहता है, सिवाय कुछ नज़दीकी देशों के जिनके लिए अंतर्देशीय डाक दरें अप्लाई होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक लेटर भेजना है, लेटर मैंने एक भेजना है, जैसे मान लीजिए एक मैंने अमेरिका भेजना है, दूसरा मैंने इंग्लैंड भेजना है। एक लेटर को मैंने अमेरिका भेजना है और दूसरे लेटर को मैंने इंग्लैंड भेजना है। अब मैंने लेटर को कैसे भेजना है, सतह डाक के माध्यम से भेजना है, तो इसके ऊपर जो सरफेस पोस्टेज रेट लगेगी, जैसे लेटर को मैंने जब अमेरिका के लिए भेजा तो उसके ऊपर मान लीजिए 10 रुपये लगे, ये 10 रुपये कौन से हैं, सरफेस पोस्टेज रेट है। उसी तरह से जब मैं लेटर को इंग्लैंड को भेजूंगा तब भी उसके ऊपर 10 रुपये ही लगेंगे, यानी कि सभी डेस्टिनेशंस के लिए सरफेस पोस्टेज रेट एक समान रहता है। जैसे हम स्मॉल पैकेट भेजेंगे तो किसी भी देश के लिए अगर उनको भेजा जाएगा तो उन स्मॉल पैकेट्स के ऊपर सरफेस पोस्टेज रेट हर देश के लिए, हर डेस्टिनेशन के लिए एक समान रहता है, सिवाय कुछ नज़दीकी देशों को छोड़कर, क्योंकि कुछ नज़दीकी देश हैं जहां के लिए इनलैंड रेट भी अप्लाई होते हैं, अंतर्देशीय डाक दरें भी अप्लाई होती हैं। उन देशों को छोड़कर बाकी किसी भी गंतव्य के लिए लेटर पोस्ट आइटम अगर आप कोई भी भेजते हैं तो पर्टिकुलर क्लास के आर्टिकल के ऊपर सरफेस पोस्टेज रेट एक समान रहती है। The fees for the special services of registration, acknowledgements, advice of delivery, insurance, certificate of posting and late fees are uniform for all destinations. उसके अलावा विशेष सेवाओं के लिए जो शुल्क है, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, एक्नोलेजमेंट अगर किसी आर्टिकल के साथ लगाई है, फॉरेन पोस्ट में इसे एडवाइस ऑफ डिलीवरी कहा जाता है, इंश्योरेंस की बात करें किसी आर्टिकल की इंश्योरेंस की है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग वर्तमान में तो नहीं है लेकिन पहले था, तो जब किसी भी आर्टिकल के संबंध में सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जारी करवाया जाता था, या फिर लेट फीस है, ये सारी जो स्पेशल सर्विसेज हैं इनके चार्जेस भी सभी सदस्य देशों के लिए एक समान रहते हैं। किसी भी डेस्टिनेशन के लिए आप लेटर भेजेंगे उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस एक समान लगते हैं। ये नहीं कि किसी देश को भेजा उसमें अलग रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, दूसरे देश को भेजा उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, ऐसा नहीं है। जो विशेष सेवाएं हैं उनके लिए जो चार्जेस हैं वो भी सभी डेस्टिनेशंस के लिए या गंतव्य देशों के लिए एक समान रहते हैं। एयर सरचार्जेस एंड कंबाइंड एयरमेल चार्जेस वेरी अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन, लेकिन जो हवाई डाक शुल्क है और कंबाइंड एयरमेल चार्जेस हैं वो डेस्टिनेशन के अनुसार वेरी करते हैं, गंतव्य देश के अनुसार अलग अलग होते हैं। कौन से चार्जेस एक समान रहते हैं, सरफेस पोस्टेज रेट, स्पेशल सर्विसेज के चार्जेस एक समान रहते हैं, लेकिन एयर सरचार्जेस और कंबाइंड एयरमेल चार्जेस ये वेरी करते हैं डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग, गंतव्य देश के अनुसार ये अलग अलग होते हैं। The bait steps used for determining the surface postage are different from the bait steps used for fixing the air surcharges. जो bait step यूज किए जाते हैं सरफेस पोस्टेज रेट का निर्धारण करने के लिए वो bait step अलग होते हैं एयरमेल सरचार्जेस को फिक्स करने वाले bait steps के लिए। bait steps का क्या यूज हो जाएगा, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम पार्सल के बारे में करते हैं कि 1 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक उसके ऊपर आपसे 19 रुपए लिए जाएंगे, फिर आगे 500 ग्राम से लेके
लेके 1000 ग्राम तक, उसके ऊपर आपसे 16 रुपये लिए जाएंगे। तो पहले 1 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक फर्स्ट वेट स्टेप हो जाएगा, 500 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक दूसरा वेट स्टेप हो जाएगा। तो ये वेट स्टेप होते हैं चार्जेस निर्धारित करने के लिए कि अगर पहले 20 ग्राम है तो 5 रुपये, अगले 20 ग्राम है और 5 रुपये, इस तरह से वेट स्टेप निर्धारित किए जाते हैं। तो जो वेट स्टेप यूज किए जाते हैं सरफेस पोस्टेज रेट को निर्धारित करने के लिए, वो वेट स्टेप अलग होते हैं, और दूसरे वेट स्टेप जो एयर सरचार्जेस को निर्धारित करने के उद्देश्य से यूज किए जाते हैं वो अलग होते हैं। यानी कि दोनों वेट स्टेप अलग अलग होते हैं। Postage charges, special charges and air surcharges may be refunded to sender in event of suspension of service। अब मान लीजिए आपने किसी कंट्री के लिए एक आर्टिकल भेजा, जब आपने एक कंट्री के लिए आर्टिकल भेजा तो उस देश को वो सेवा ही निलंबित हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको पोस्टेज चार्जेस, स्पेशल चार्जेस और एयर सरचार्जेस, ये सारे चार्जेस रिफंड किए जा सकते हैं। तब भी क्या होता है, किसी देश के लिए कोई सेवा निलंबित हो जाती है, आपने आर्टिकल भेजा और आपकी किस्मत इतनी अच्छी है उस देश को वो सेवा ही निलंबित हो गई, उस स्थिति में पोस्टेज चार्जेस, स्पेशल चार्जेस और एयर सरचार्जेस जो आपने दिए होंगे वो आपको रिफंड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 8 है मेकअप ऑफ आर्टिकल्स जर्नल प्रोविजंस। लेटर पोस्ट की जो डाक वस्तुएं होती हैं, पत्र डाक वस्तुएं जो होती हैं, उनकी बनावट कैसे होनी चाहिए। मेकअप मतलब उनकी बनावट कैसे होनी चाहिए। लेटर पोस्ट आइटम्स वुड बी मेड अप सिक्योरली। पत्र डाक वस्तुओं को जब आप तैयार करेंगे इस तरह से तैयार करना है कि वो सुरक्षित हो, एंड इन सच अ वे दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ अदर आइटम्स गेटिंग ट्रैप्ड इन देम। और इस तरह से आपने उनको तैयार करना है कि कोई अन्य डाक वस्तु उनके बीच में ना फंसे। पत्र डाक वस्तुओं को जब भी आपने तैयार करना है सुरक्षित रूप से उनको तैयार करना है, इस तरह से तैयार करना है कि उनकी सामग्री भी सुरक्षित रहे और दूसरी किसी डाक वस्तु के साथ भी वो फंसे ना। The packing should be adapted to the shape and nature of the item and the conditions of transport। जब भी किसी पत्र डाक वस्तु की पैकिंग की जाएगी किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। सबसे पहले जो आर्टिकल आप भेज रहे हैं उसकी शेप को ध्यान में रखा जाएगा, जो आइटम आपके द्वारा भेजी जा रही है उसकी प्रकृति, उसकी नेचर को ध्यान में रखा जाएगा, और ट्रांसपोर्ट की क्या कंडीशंस हैं, प्रसारण की क्या शर्तें हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेटर पोस्ट आइटम्स की पैकिंग की जानी चाहिए। Every item should be made up in such a way as not to affect the health of officials and not damage other parcels or postal equipments। प्रत्येक आइटम को आपने इस तरह से तैयार करना है कि उससे किसी भी पोस्टल ऑफिशियल की हेल्थ को कोई भी प्रभाव ना पड़े, किसी भी डाक विभाग के कर्मचारी की हेल्थ को कोई भी प्रभाव ना पड़े, और ना ही दूसरे किसी पार्सल को उसकी वजह से नुकसान हो, ना ही किसी पोस्टल इक्विपमेंट को, डाक विभाग के जो भी उपकरण होते हैं उनको कोई नुकसान हो। तो प्रत्येक वस्तु को आपने इस तरह से तैयार करना है कि किसी भी डाक विभाग के अधिकारी के स्वास्थ्य को प्रभाव ना पड़े, किसी भी पार्सल या किसी भी पोस्टल इक्विपमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। इन केस ऑफ आइटम्स सेंट इन एनवलप्स, जब भी कोई आइटम किसी एनवल्प में भेजी जाती है, किसी लिफाफे में भेजी जाती है, इट इज रिकमेंडेड टू यूज एनवल्प्स विच आर अडेप्टेड टू देयर कंटेंट्स। जब भी कोई आपने लिफाफे में आइटम को भेजनी है तो आपने ये ध्यान रखना है जिस लिफाफे का आप यूज़ करेंगे वो उस लिफाफे के अंदर भेजी जाने वाली सामग्री के अनुकूल होना चाहिए। एनवल्प्स द एजेस ऑफ विच आर प्रोवाइडेड विद कलर्ड बार्स, ऐसे एनवल्प जिनकी साइड को कलर्ड बार के साथ प्रोवाइड किया जाता है, शुड बी रिजर्व्ड फॉर एयरमेल कोरेस्पोंडेंस, वो हवाई पत्राचार के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे लिफाफे जिनके किनारों पर रंगीन पट्टियां लगी होती हैं, ऐसे लिफाफों का यूज हवाई डाक पत्राचार को भेजने के लिए किया जाना चाहिए। आर्टिकल्स कंटेनिंग ग्लास और अदर फ्रेजाइल मटेरियल
liquid, oils, fatty substances, dry powders, live bees, leeches, and silkworms. As eggs should be packed in such a manner prescribed in post office guide part 1. तो ये सारी चीज़ों को अगर आपने फॉरेन पोस्ट के माध्यम से भेजना है, जैसे कोई भी फ्रेजाइल मटेरियल है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी ऑयल है, फैटी सब्सटेंस है, ड्राई पाउडर है, जीवित मधुमक्खियां हैं, लीचीज हैं, या फिर सिल्क बोर्म एग है, इन सभी को जैसे हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में किया था कि कैसे इनकी पैकिंग करनी है, कभी 2 कंटेनर यूज़ होंगे, कभी 3 कंटेनर यूज़ होंगे, सेम वैसे ही ये फॉरेन पोस्ट में भी पैक किए जाने चाहिए. Most important, items containing urgent medicines shall be furnished on the address side which bears the address's address with a light green label with the following text and symbol. जब भी आपने किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई भी अर्जेंट मेडिसिन भेजनी है, कोई भी अति आवश्यक दवाई भेजनी है, उस मामले में आर्टिकल के पते वाली साइड क्या होना चाहिए? लाइट ग्रीन लेवल होना चाहिए, हल्के हरे रंग का एक लेवल होना चाहिए जैसे यहाँ पे बनाया गया है, और इस लेवल के ऊपर इस तरह का एक सिंबल होना चाहिए और इसके ऊपर ये वर्ड्स लिखे होने चाहिए, मेडिसिन्स अर्जेंट. और इसकी डायमेंशंस की बात करें, ये जो लेवल होगा इसकी डायमेंशंस 62/44 मिलीमीटर होनी चाहिए, सिंबल और लेटर ब्लैक कलर में होने चाहिए. ये जो सिंबल इसके ऊपर बना है और वर्ड्स जो इसके ऊपर लिखे हैं वो काले रंग के होने चाहिए, और लेवल की बात करें तो ये लाइट ग्रीन कलर का होना चाहिए. पैकिंग शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर आर्टिकल्स विच आर इन अ सिंगल पीस. ऐसे आर्टिकल जो सिंगल पीस में है, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा या किसी मेटल का टुकड़ा आप भेज रहे हैं, क्योंकि कोई भी इसको चुरा नहीं सकता, अगर चुराएगा तो पूरा चुराएगा, अलग इसको कर नहीं सकते. इन दीज केसेस एड्रेस रिटन ऑन आर्टिकल इटसेल्फ. तो इस तरह के जब आर्टिकल भेजे जाते हैं जो सिंगल पीस में होते हैं, उनकी पैकिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है. ऐसे मामले में जब इस तरह का कोई आर्टिकल भेजा जाएगा जो सिंगल पीस में होगा, उस आर्टिकल के लिए अगर पैकिंग आपने नहीं की है तो एड्रेसी या प्राप्तकर्ता का पता स्वयं आर्टिकल के ऊपर लिखा जाएगा. जर्नल पैकिंग कंडीशंस इन इनलैंड पोस्ट इज सेम फॉर फॉरेन आर्टिकल्स. और अंतर्देशीय डाक में जो पैकिंग की सामान्य शर्तें हैं वो विदेशी लेखों के लिए भी समान रहेंगी. मेकअप ऑफ रिड्यूस्ड रेट्स आर्टिकल्स. ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर चार्जेस में आपको छूट दी जाती है. इंग्लैंड पोस्ट में भी कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं और फॉरेन पोस्ट में भी कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनके ऊपर आपको चार्जेस में छूट दी जाती है. तो कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके ऊपर चार्जेस में आपको छूट दी जाएगी, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए? Articles other than letters or postcards should be made up in such a way that their contents are sufficiently protected. जब भी आपने पत्र या पोस्ट कार्ड के अलावा अन्य किसी आर्टिकल की पैकिंग करनी है, उसको इस तरह से आपने तैयार करना है कि उसकी सामग्री पर्याप्त रूप से सुरक्षित हो, बट सो एज नो टू हिंडर अ क्विक एंड ईजी वेरिफिकेशन. लेकिन इतनी भी आपने सुरक्षित नहीं कर देनी है, इस तरह से आपने उस आर्टिकल को नहीं बना देना है कि आप उसकी आसानी से और तुरंत वेरिफिकेशन ना कर पाएँ, क्योंकि आर्टिकल की बहुत जगह पे जांच होती है. अगर आपने आर्टिकल को इस तरह से पैक कर दिया है कि यार आसानी से उसकी जाँच ना की जा सके, तो उसकी जल्दी जाँच और ईजी वेरिफिकेशन में मुश्किल आ जाएगी. तो जब भी आपने पत्र या पोस्ट कार्ड के अलावा किसी अन्य आर्टिकल को पैक करना है, उसको तैयार करना है, इस तरह से आप उसको तैयार करेंगे कि उसकी सामग्री सफिशिएंटली प्रोटेक्ट हो, पर्याप्त रूप से सुरक्षित हो, और जो सामग्री की आपने पैकिंग की है वो पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से और इजी वेरिफिकेशन को वो रोके ना. दे शुड बी प्लेस्ड आइदर इन अ रैपर. तो कोई भी आर्टिकल जब भेजा जाएगा रैपर में भेज सकते हैं, कार्डबोर्ड इन ओपन बैग, खुले थैले के अंदर कार्डबोर्ड डालकर उसके अंदर भेज सकते हैं, बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, एनवल्प का यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर बंद अनसील्ड बैग्स का यूज़ कर सकते हैं,
फिर इस तरह से आप इन आर्टिकल्स को भेज सकते हैं। विच कैन ईजिली बी ओपन एंड रीक्लोज्ड विदाउट बीइंग डेंजरस। इस तरह के कंटेनर्स का आप यूज़ कर सकते हैं जिनको आसानी से खोला जा सके और आसानी से उनको बिना किसी खतरे के बंद किया जा सके। और शैल बी डन अप विद अ स्ट्रिंग विच इज ईजिली टू अनटाई, या फिर आप उसको रस्सी से भी बांध सकते हैं जिस रस्सी को आसानी से खोला जा सके। Exceptionally, articles which would be spoiled if packed according to journal rules. लेकिन ऐसा कोई आर्टिकल जिसे सामान्य नियमों के तहत अगर पैक किया जाए तो उस वजह से वो स्पॉइल्ड हो सकता है, खराब हो सकता है। उस मामले में आप पैकिंग कैसे करेंगे? या फिर आइटम्स ऑफ मर्चेंडाइज या माल के कोई नमूने हैं, पैक्ड इन अ ट्रांसपेरेंट पैकिंग परमिटेड, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट पैकिंग की अनुमति दी जाती है। आर अलाउड इन हर्मेटिकली सील्ड पैकिंग, और वहाँ पे हर्मेटिकली सील्ड यानी कि भली भांति सीलबंद पैकिंग की अनुमति दी जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि उस आर्टिकल के अंदर भेजी जाने वाली सामग्री को बिना आर्टिकल खोले ही उसकी जांच की जा सके। सेम अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स पोस्टेड इन अ पैकिंग सील्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और बाय एन एग्जामिनिंग अथॉरिटी इन कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब इंडस्ट्रियल या वेजिटेबल प्रोडक्ट अगर भेजे जाने हैं तो उनको भी इसी तरह की कंडीशन में छूट दी जाती है, उनको भी क्या किया जा सकता है, आप ऐसी पैकिंग में भेज सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो सकती है ताकि उस सामग्री की जो आप उस आर्टिकल में भेज रहे हैं आसानी से जांच की जा सके। इन दीज केसेस द सेंडर और एड्रेसी शुड असिस्ट व्हेन कॉल्ड फॉर अपॉन इन द चेक ऑफ कंटेंट्स आइदर बाय ओपनिंग सर्टेन ऑफ द आइटम्स इंडिकेटेड बाय हिम और इन सम अदर सेटिस्फैक्टरी मैनर। अब ऐसे मामलों में जब आप क्या कर रहे हैं कि सील्ड पैकिंग में इस तरह के आर्टिकल को भेज रहे हैं और वो सील्ड पैकिंग है तो उसको खोला नहीं जाना है, ऐसे मामलों में क्या होता है, जब भी जांच करने की आवश्यकता होती है, जो सामग्री आपने भेजी है उसकी जांच करनी है, जांच करने के लिए सेंडर या प्राप्तकर्ता को सहायता के लिए बुलाया जा सकता है और सेंडर या एड्रेसी को सेटिस्फैक्टरी मैनर में ये इंडिकेट करना होगा उस आर्टिकल को या तो खोल के या किसी अन्य तरीके से कि इसमें जो सामग्री भेजी जा रही है वो उसमें भेजने की अनुमति है। जब भी इस तरह के सिचुएशन में आप सील्ड पैकिंग में कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भेज रहे हैं या वेजिटेबल प्रोडक्ट भेज रहे हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं जिसको अगर जर्नल रूल्स के अकॉर्डिंग पैक किया होता तो वो खराब हो जाता, तो ऐसे आर्टिकल्स की जांच करने के लिए सेंडर या एड्रेसी को बुलाया जा सकता है और जो आर्टिकल पोस्ट ऑफिस के द्वारा बोला जाएगा उसकी जांच एड्रेसी या सेंडर को करवानी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 10 है आर्टिकल्स इन पैनल एनवल्प्स। पैनल वाले लिफाफे में लेख। पैनल वाले लिफाफों के बारे में भी हमने इंलैंड पोस्ट में किया था कि पैनल वाले एनवल्प क्या होते हैं। ऐसे एनवल्प जिनमें ट्रांसपेरेंट पैनल होता है, पारदर्शी पैनल होता है जिसके माध्यम से प्राप्तकर्ता का पता दिखाई देता है। Articles may be posted in envelopes with a transparent address panel under the following conditions. आर्टिकल्स को ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवल्प्स में भी पोस्ट किया जा सकता है। कौन कौन सी कंडीशंस इसके लिए रहेंगी? पैनल मस्ट बी सिचुएटेड ऑन द प्लेन साइड ऑफ एनवल्प विच इज नॉट प्रोवाइडेड विद द क्लोजिंग फ्लैप। जिस साइड को क्लोजिंग फ्लैप के साथ प्रोवाइड किया है उसके दूसरी साइड जो प्लेन साइड होगी उस साइड में पैनल होना चाहिए। अब पोस्ट ऑफिस में जो एनवल्प होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अब ये जो बैक साइड है यहाँ पे क्या लगा है, फ्लैप लगा है। फ्लैप हमने पहले भी किया था कि जिसको आप फोल्ड करेंगे और गोंद लगा के बंद कर देंगे। तो जो साइड फ्लैप के साथ प्रोवाइड की गई है उस साइड के दूसरी साइड यानी कि जो सामने वाली साइड है इस साइड में पैनल होना चाहिए। जिस साइड क्लोजिंग फ्लैप है उस साइड में पैनल नहीं होना चाहिए। पैनल मस्ट बी मेड ऑफ सच अ मटेरियल एंड इन सच अ वे दैट द एड्रेस कैन बी इजीली रीड थ्रू इट। पैनल इस तरह के मटेरियल का बना होना चाहिए जिसके माध्यम से आप पते को आसानी से पढ़ सकें। जैसे कि आप उसके लिए लिफाफे का यूज़ कर सकते हैं या ऐसी सामग्री का यूज़ किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से आप एड्रेस को आसानी से पढ़ सकें। पैनल मस्ट बी रेक्टेंगुलर। पैनल रेक्टेंगुलर होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। इट्स ग्रेटेस्ट डायमेंशन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द एनवल्प।
और इसकी जो बड़ी वाली डायमेंशन है, बड़े वाला आयाम है, वो एनवल्प की लंबाई के समानांतर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने एक एनवल्प बनाया। अगर हम बात करें इसमें पैनल कैसे होगा, पैनल रेक्टेंगुलर होगा और इसकी रेक्टेंगुलर पैनल की जो सबसे बड़ी आयाम है या सबसे बड़ी भुजा है वो एनवल्प की लंबाई के पैरेलल होनी चाहिए। यानी कि जो एनवल्प है इसमें पैनल कैसे होगा, एनवल्प की जिस तरफ को लेंथ है उसी तरफ को पैनल की भी ग्रेटेस्ट डायमेंशन होनी चाहिए और पैनल जो है वो कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। सो दैट एड्रेस ऑफ एड्रेसी अपीयर्स इन सेम डायरेक्शन, ताकि आपको प्राप्तकर्ता का पता उसी दिशा में दिखाई दे। कि आप सीधा आर्टिकल पकड़े तो आपको आर्टिकल के ऊपर प्राप्तकर्ता का पता इस तरफ को सीधी साइड दिखाई दे। अगर उसको इस तरह से बना दिया है कि अगर आप मान लीजिए पैनल को इस तरह से बना देते हैं तो जब आर्टिकल को आप सीधा पकड़ेंगे तो एड्रेस आपको उल्टा दिखाई देगा। तो आपने पैनल का जो एनवल्प है वो रेक्टेंगुलर बनाना है और इस तरह से उसको बनाना है कि एनवल्प की जो लेंथ है उसी साइड में पैनल की ग्रेटेस्ट डायमेंशन भी हो। There must be an adequate space between the side and bottom edges of envelope and those of the panel। उसके बाद ये मान लीजिए एनवल्प है और ये मान लीजिए पैनल है। पैनल की जो साइड है और इसमें एनवल्प की जो साइड है इनके बीच में सफिशेंट स्पेस होना चाहिए, पर्याप्त जगह होनी चाहिए। द एड्रेस मस्ट बी ओनली थिंग विजिबल थ्रू दी पैनल, और पैनल के माध्यम से सिर्फ प्राप्तकर्ता का पता दिखाई देना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी उसके माध्यम से दिखाई नहीं देना चाहिए। पैनल शैल बी प्लेस्ड इन सच अ वे एज नॉट टू इंटरफेयर विद द डेट स्टैम्प, और पैनल आपने इस तरह से आर्टिकल के ऊपर लगाना है या पैनल इस तरह से आर्टिकल के ऊपर होना चाहिए, एनवल्प के ऊपर होना चाहिए कि जब डेट स्टैम्प उसके ऊपर लगाई जाए तो पैनल के साथ इंटरफेयर ना करे। अब मान लीजिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर पैनल लगाना है या पैनल वाले एनवल्प का यूज़ करना है, तो पैनल इस तरह से होना चाहिए ताकि डेट स्टैम्प लगाने के लिए पर्याप्त जगह बच सके। अगर पर्याप्त जगह नहीं होगी तो पैनल के ऊपर ही स्टैम्प आ जाएगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। The contents of item must be folded in such a way that the address remains fully visible through the panel and contents shift inside the envelope। अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि पैनल वाले लिफाफे का जब आप यूज़ करते हैं तो एड्रेसी का एड्रेस या प्राप्तकर्ता का पता आपको पैनल के माध्यम से दिखाई देता है। एक मान लीजिए लेटर है, एक मान लीजिए इस तरह का पेपर है, इस पेपर के ऊपर किसी को नोटिस भेजा जाना है और उस नोटिस के ऊपर यहाँ पे प्राप्तकर्ता का पता है, नीचे उसको भेजे जाने वाला नोटिस है। अब जब आप इस पेपर को फोल्ड करेंगे, आपने इस तरह से फोल्ड करना है कि ये जो एड्रेस वाला पोर्शन है सिर्फ यही पैनल के माध्यम से दिखाई दे और बाकी जितना भी सामग्री है वो सारी उस एनवल्प के अंदर शिफ्ट हो जाए। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है कि सिर्फ एड्रेसी का एड्रेस दिखाई दे और बाकी सामग्री एनवल्प के अंदर शिफ्ट हो जाए, एनवल्प के अंदर चली जाए और वो दिखाई ना दे। इन एडिशन द ट्रांसपेरेंट पैनल फॉर द एड्रेस ऑफ एड्रेसी ऑन स्टैंडर्ड एनवल्प। जब भी स्टैंडर्ड एनवल्प का यूज़ किया जाता है तो उसमें ट्रांसपेरेंट पैनल किस तरह से होता है, 40 मिलीमीटर फ्रॉम द टॉप एज ऑफ एनवल्प। एनवल्प की ऊपर वाली एज से 40 मिलीमीटर नीचे की तरफ होना चाहिए। 15 मिलीमीटर फ्रॉम राइट हैंड एज, राइट हैंड एज कौन सी आ जाएगी, ये वाली पैनल की इस वाली एज से ये 15 मिलीमीटर के गैप पर होना चाहिए। फिर उसके बाद 15 मिलीमीटर फ्रॉम दी बॉटम एज, नीचे वाली एज से भी ये 15 मिलीमीटर ऊपर होना चाहिए और 15 मिलीमीटर ही ये लेफ्ट वाली एज से होना चाहिए। इस तरह से ये जैसे डायग्राम बनाई गई है, ये आपका क्या है, बाहर वाली जो लाइन है ये एनवल्प की है और अंदर वाली जो लाइन है ये किसकी है, ट्रांसपेरेंट पैनल की है। ऊपर से आपने 40 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से 15 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है। पैनल में नोट बी बॉर्डर्ड बाय अ कलर्ड बैंड और फ्रेम। पैनल को रंगीन बैंड या फ्रेम से घेरा नहीं जा सकता, यानी कि ये जो पैनल रहेगा इसकी जो साइड्स रहेंगी यहाँ पे कलर्ड बैंड या फ्रेम का यूज नहीं किया जाएगा। Items in those envelopes which are wholly transparent, even if an address label is affixed to them। ऐसी आइटम जो
ऐसे एनवल्प में है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, उनमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट पैनल नहीं है, पूरा एनवल्प ही ट्रांसपेरेंट है, पूरा एनवल्प ही पारदर्शी है, यानी कि साथ में अगर चाहे आपने फिर एड्रेस लेवल भी क्यों ना लगाया हो। या फिर ऐसे एनवल्प में कोई आइटम है जिसका पैनल खुला हुआ है, या फिर ऐसा एनवल्प है जिसमें एक से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पैनल है, उसको फॉरेन पोस्ट के माध्यम से भेजने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो क्या बताया गया है कि जिस एनवल्प का आपने यूज़ करना है, जिस एनवल्प का आप यूज़ करेंगे वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसमें एक पैनल ट्रांसपेरेंट हो सकता है। फिर दूसरी बात, पैनल जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए जिसके माध्यम से आपको एड्रेस दिखाई देगा। पैनल ओपन नहीं होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक एनवल्प में एक से ज़्यादा पैनल नहीं होने चाहिए। ये सारी कंडीशंस आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 11 है मेथड ऑफ एड्रेसिंग के बारे में, पता लिखने के तरीकों के बारे में। किसी भी आर्टिकल के ऊपर एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, इनलैंड पोस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉरेन पोस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एड्रेस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड इन दैट ऑर्डर। पते में क्या क्या विवरण होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को लिखना है और उनकी सीक्वेंस क्या रहेगी, सीक्वेंस आपने यहाँ पे भी याद रखनी है। सबसे पहले प्राप्तकर्ता का नाम होना चाहिए, नंबर ऑफ हाउस एंड नेम इफ एनी, फिर प्राप्तकर्ता के घर का नंबर या फिर प्राप्तकर्ता के घर का अगर कोई नाम है तो वो होना चाहिए। फ्लैट या अपार्टमेंट नंबर है, फ्लोर नंबर है या ब्लॉक नंबर है, वो हो जाएगा। नेम ऑफ द स्ट्रीट और रोड और द नेम ऑफ प्लेस और लोकेलिटी, गली का नाम, रोड का नाम, प्लेस या मोहल्ले का नाम। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, वितरण डाकघर का नाम रहेगा। डिलीवरी जोन नंबर और पोस्टल कोड नंबर, फिर क्या होगा, डिलीवरी जोन नंबर या पोस्टल कोड नंबर लिखा जाएगा। नेम ऑफ प्रोविंस, स्टेट और डिपार्टमेंट, प्रांत, राज्य या विभाग का नाम लिखा जाएगा। नेम ऑफ कंट्री, फिर उसके बाद देश का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो जब भी किसी फॉरेन आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ों को मेंशन करना उसमें ज़रूरी रहेगा और सीक्वेंस आपको साथ में याद रखनी है। टाउन एंड कंट्री शुड बी इंडिकेटेड इन ब्लॉक लेटर्स, टाउन का या कंट्री का जो नाम लिखा जाएगा ब्लॉक लेटर्स में बड़े अक्षरों में इसको लिखा जाएगा। ऑल द पर्टिकुलर्स शुड बी इन रोमन लेटर्स विद अरबिक न्यूमेरियल्स, फिर जो भी पर्टिकुलर या जो भी विवरण आप लिखेंगे, इन्हीं के सारी चीज़ें जो एड्रेस में आप लिखेंगे ये कैसे लिखी जाएंगी, रोमन लेटर और अरबिक न्यूमेरियल्स में लिखी जाएंगी। कहाँ पे, राइट हैंड साइड लेंथ वाइज, लंबाई की दिशा में दाहिने हाथ के कोने में इनको लिखा जाएगा। इफ अदर लेटर्स एंड फिगर्स आर यूज्ड इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य देश में अगर अलग शब्दों का या अंकों का यूज़ किया जाता है रोमन लेटर्स या अरबिक न्यूमेरियल्स के अलावा, इट इज़ recommended that the address is given also in these letters and figures, तो वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि आपने जो आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखना है वो रोमन लेटर्स और अरबिक न्यूमेरियल्स के साथ साथ उन लेटर्स और फिगर्स में भी लिखना है जो लेटर और फिगर कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन में यूज किए जाते हैं। In addition, the address must be written on the envelope on a plain side, फिर जब भी आपने आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखना है तो एनवल्प की प्लेन साइड के ऊपर लिखना है, विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद द क्लोजिंग फ्लैप। प्लेन साइड कौन सी हो जाएगी, जिस साइड क्लोजिंग फ्लैप लगी हुई है उसके दूसरी साइड को प्लेन साइड कहा जाता है। प्राप्तकर्ता का एड्रेस हमेशा आपने प्लेन साइड के ऊपर और रेक्टेंगुलर एरिया में लिखना है, आयताकार क्षेत्र में लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखी है कि प्राप्तकर्ता का पता फॉरेन आर्टिकल के ऊपर कैसे लिखा जाएगा। 40 मिलीमीटर फ्रॉम टॉप एज ऑफ एनवल्प, एनवल्प की ऊपर वाली एज से 40 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है नीचे की तरफ। 15 मिलीमीटर राइट साइड से और 15 मिलीमीटर बॉटम साइड से छोड़ना है, जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम में बताया गया है। 140 मिलीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एज और लेफ्ट हैंड एज से 140 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है। इस तरह का आपका एक बॉक्स सा बन जाएगा जहां पे आप एड्रेसी का एड्रेस लिखेंगे। एनवल्प की ऊपर वाली एज से 40 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है, फिर राइट हैंड एज से 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है, बॉटम एज से भी 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है, और यहाँ पे बात करें अगर लेफ्ट हैंड एज की तो 140 मिलीमीटर का गैप छोड़ा जाना चाहिए।
In case of the articles sent at a reduced rate, the indication printed paper, newspaper, small packet, literature for the blind as the case may be should be made on the top of the address side. ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर चार्जेस में आपको छूट दी जाती है, जैसे प्रिंटेड पेपर हम करेंगे, इनमें भी चार्जेस में आपको छूट दी जाती है। न्यूज़पेपर है, स्मॉल पैकेट है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, इनमें चार्जेस में आपको छूट दी जाती है। यानी कि जो सामान्य डाक शुल्क है उस सामान्य डाक शुल्क से कम डाक शुल्क इनके ऊपर लिया जाता है। तो जब भी इस तरह के आर्टिकल भेजे जाते हैं तो उन आर्टिकल्स की श्रेणी को एड्रेस साइड के टॉप के ऊपर लिखा जाना चाहिए। जैसे मैंने एक ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा तो मुझे इसमें चार्जेस के ऊपर छूट मिलेगी, तो जो भी मैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजूंगा उस पैकेट के ऊपर जिस तरफ प्राप्तकर्ता का पता लिखा है उसी तरफ टॉप के ऊपर मैं उस आर्टिकल की श्रेणी के बारे में लिखूंगा कि ये ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है। It is recommended that the word letter may be indicated on the address side of letters, which by reason of their size or makeup are likely to be mistaken for other articles. फिर उसके बाद ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी कोई आप ऐसा आर्टिकल भेजें जो लेटर पोस्ट से जुड़ा हुआ है लेकिन उसके आकार की वजह से या फिर उसकी बनावट की वजह से उसको किसी अन्य तरह की डाक वस्तु समझा जा सकता है, तो उस आर्टिकल के ऊपर भी आपने लेटर शब्द लिख देना है। ऑन ऑल आइटम्स इन एनवल्प्स, ऐसी सभी आइटम जिन एनवल्प्स में भेजा जाता है, सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी प्लेस्ड इन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। प्रेषक का पता जैसे हम इनलैंड पोस्ट में करते थे बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाता है, लेकिन फॉरेन पोस्ट के मामले में प्रेषक का पता टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाएगा। और ये जो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर वाली पोजीशन है आल्सो असाइंड टू सर्विस इंडिकेशंस, ये सेवा के निर्देश देने के लिए भी है और लेबल लगाने के लिए भी है। यानी कि ये जो सर्विस इंडिकेशंस या लेबल्स किसी भी फॉरेन आर्टिकल के ऊपर दिए जाएंगे या लगाए जाएंगे प्रेषक के नाम के नीचे लगाए जाएंगे। और प्रेषक का नाम कहाँ पे लिखा जाएगा और पता लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, कौन से टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाएगा। इन केस स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स, स्टैंडर्डाइज या मानकीकृत आइटम्स के मामले में एड्रेस साइड में एड्रेस शैल बी रिटन इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एंड इन रेक्टेंगुलर एरिया। एड्रेस कैसे लिखना है, लेंथ के जो होगी एनवल्प की उसके पहले लिखना है उसी डायरेक्शन में और रेक्टेंगुलर एरिया में लिखा जाएगा। 40 मिलीमीटर इन डेप्थ फ्रॉम अपर एज, एनवल्प की जो ऊपर वाली एज होगी उससे 40 मिलीमीटर नीचे, एंड 74 मिलीमीटर इन विड्थ फ्रॉम राइट हैंड एज, और राइट हैंड एज से 74 मिलीमीटर छोड़ देना है। शैल बी रिजर्व्ड फॉर अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स एंड कैंसिलेशन इंप्रेशंस, तो यहाँ पे जो जगह बचेगी वो जगह किसके लिए रहेगी, वो जगह रहती है डाक टिकट चिपकाने के लिए और जो भी आपने डाक टिकट चिपकाए होंगे उनके कैंसिल करने के लिए। इनसाइड दिस एरिया द पोस्टेज स्टैम्प्स और फ्रैंकिंग इंप्रेशन शैल बी अप्लाइड इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, तो ये जो जगह बचेगी 74 मिलीमीटर आपने इस वाली एज से छोड़नी है और ऊपर से 40 मिलीमीटर छोड़नी है। फिर ये जो जगह बचेगी टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, इस जगह में डाक टिकट और अन्य टिकट चिपकाए जाते हैं या फ्रैंक इंप्रेशन लगाई जाती है और इसके ऊपर जो जगह बचेगी वहां पे सेंडर का नाम और पता लिखा जाएगा। नो वर्डिंग और एक्स्ट्रा मैटर बिलो द एड्रेस और राइट ऑफ एड्रेस और लेफ्ट ऑफ एड्रेस, पता जो भी लिखा जाएगा उसके नज़दीक आपने कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड या एक्स्ट्रा मैटर नहीं लिखना है। It is recommended that the address of sender or addressee shown inside item as far as possible on content or label, तो जहाँ तक संभव हो प्रेषक या प्राप्तकर्ता का पता हमेशा आइटम के अंदर लिखा जाएगा और जहाँ तक संभव हो सामग्री या लेवल पर दिखाया जा सकता है। और अगर आप किसी रैपर के ऊपर एड्रेस लिख रहे हैं तो रैपर के अंदर किसी आर्टिकल को भेज रहे हैं तो एड्रेस जो है वो एनवल्प रैपर के ऊपर लिखा जाएगा। रजिस्टर्ड आइटम्स एड्रेस्ड टू अ पोस्ट बॉक्स नंबर, अगर कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु पोस्ट बॉक्स नंबर के पते पर संबोधित करके फॉरेन कंट्री के लिए भेजी जाती है। इन मैनी कंट्रीज दे आर नॉट डिलीवर्ड
बहुत सारे देशों में इनका वितरण नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ देशों में इनका वितरण कर दिया जाता है। इसलिए इंडिया पोस्ट डज नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ रजिस्टर्ड आर्टिकल टू फॉरेन कंट्री विच इज एड्रेस्ड टू पोस्ट बॉक्स नंबर विदाउट अदर पर्टिकुलर। इसलिए भारतीय डाकघर क्या करता है, अगर कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु फॉरेन कंट्री के लिए भेजी जाती है और उसको पोस्ट बॉक्स नंबर पर संबोधित किया गया है बिना कोई और विवरण दिए, तो भारतीय डाकघर के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। भारतीय डाकघर उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगा, लेकिन इंडिया पोस्ट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनर ऑफ देयर डिलीवरी। लेकिन भारतीय डाक विभाग उनके वितरण के लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि फॉरेन कंट्री में उनका वितरण कैसे होगा, या फिर अगर वितरण नहीं होता है और वो वापस आ जाते हैं तो उस चीज़ के लिए भी भारतीय डाकघर की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो भारतीय डाक विभाग क्या करता है, अगर कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु फॉरेन कंट्री के लिए भेजी जानी है और उसके ऊपर अब कोई अदर पर्टिकुलर नहीं है, सिर्फ पोस्ट बॉक्स के पते पर उसको भेजा गया है, तो उसको भारतीय डाकघर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नो आर्टिकल शुड हैव एड्रेस साइड मार्क्ड ऑफ इनटू सेवरल डिवीजन। किसी भी डाक वस्तु का पता वाला भाग कई विभागों में विभाजित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं मैनर ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक शुल्क की पूर्व अदायगी का तरीका, यानी कि फॉरेन कंट्री के लिए जो आर्टिकल आप भेजेंगे उनके लिए डाक शुल्क का भुगतान कैसे किया जाएगा। पोस्टेज ऑन फॉरेन आर्टिकल्स में बी प्रीपेड बाई मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए भेजे जाने वाले आर्टिकल के ऊपर डाक शुल्क का पूरा भुगतान करने के लिए आप डाक टिकटों का यूज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी फॉरेन आर्टिकल के लिए डाक शुल्क का भुगतान करते समय डाक टिकटों का यूज किया जा सकता है, जो कि भारतीय डाकघर के द्वारा जारी किए गए होने चाहिए। एंड बाय मींस ऑफ इंप्रेशंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। इसके अलावा आप फ्रैंकिंग मशीन इंप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस इंप्रेशन के ऊपर इंडिया पोस्टेज लिखा होना चाहिए, इंडिकेट किया हुआ होना चाहिए। पोस्टेज में भी प्रीपेड इन कैश एट सर्टेन इंपोर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज। अब नॉर्मली तो आप डाक टिकटों का यूज करेंगे या फ्रैंकिंग इंप्रेशन का यूज करेंगे, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, प्रीपेड कर सकते हैं, कैश में नकद में भी पूर्व भुगतान कर सकते हैं। एट इंपोर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज स्पेशली ऑथराइज्ड फॉर दिस पर्पस व्हेन सेंडर डिजायर्स टू पोस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट्स। अगर प्रेषक बड़ी संख्या में अपंजीकृत पैकेटों को पोस्ट करना चाहता है तो उस सेंडर से नकद में भी इन डाक शुल्क का पूरा भुगतान लिया जा सकता है। इसके लिए प्रेषक को क्या करना होगा, अ मिनिमम ऑफ 500 पैकेट in big cities and 250 in small towns will have to be posted at a time for availing this facility। तो अगर आपने नकद में पूरा भुगतान करना है तो इस सुविधा के लिए बड़े शहरों में 500 आपको पैकेट और छोटे शहरों में कम से कम 250 पैकेट एक बार में पोस्ट करने होंगे। A few post offices in Bombay, Calcutta, Delhi and Madras have also been authorized to accept cash for payment of postage and a registration fees on ordinary registered articles of the latter mail, provided the sender uses special registered journals for booking the registered article। अब अनरजिस्टर्ड पैकेट्स के लिए तो हमने कर लिया कि वहाँ पे ये सुविधा मिल जाएगी। फिर उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज में बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में इन डाक घरों को भी अधिकृत किया जाता है कि ये पोस्टेज चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि पंजीकृत डाक वस्तुओं के संबंध में डाक शुल्क और पंजीकरण शुल्क का पूरा भुगतान नकद के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रेषक को स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल्स का यूज करना होगा। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पोस्टेड एट वन टाइम शुड नॉट बी लेस देन 50। और यहाँ पे भी जो रजिस्टर्ड आर्टिकल पोस्ट किए जाएंगे, एक बार में पोस्ट किए जाने वाले पंजीकृत लेखों की संख्या 50 से कम नहीं होनी चाहिए, और आर्टिकल जो है वो एक ही तरह के और एक ही वेट के होने चाहिए। फिर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, नकद में डाक शुल्क का पूरा भुगतान करना, यह सुविधा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए भी उपलब्ध है। However, a separate license should be obtained for posting a registered newspapers under this system। लेकिन अगर आपको इस सिस्टम के तहत प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, यानी कि नॉर्मली तो आप डाक टिकट या फ्रैंकिंग इंप्रेशन का यूज करेंगे डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये विशेष सुविधा ले रहे
रहे हैं जिसमें आप नकद के माध्यम से प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज कर रहे हैं। इसके माध्यम से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी। भले ही आपके पास अंतर्देशीय डाक में पंजीकृत समाचार पत्रों को इस सर्विस के माध्यम से पोस्ट करने का लाइसेंस हो, तब भी आपको फॉरेन पोस्ट में अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इस सर्विस के तहत भेजने हैं, अलग से एक लाइसेंस की आवश्यकता आपको होगी। इन एडिशन टू कंडीशंस लेड ऑन फॉर इनलैंड पोस्ट, फिर उसके अलावा अंतर्देशीय डाक में जो भी नियम या शर्तें हैं उन सब के अलावा और कौन सी शर्तें इसके ऊपर लागू होती हैं। द फॉलोइंग एंट्रीज शुड बी प्रिंटेड इन बोल्ड ऑन द रैपर, रैपर के ऊपर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता है उसके नीचे क्या लिखा होना चाहिए, लाइसेंस नंबर कौन सा जो फॉरेन पोस्ट के लिए आपको मिलेगा, लाइसेंस्ड टू पोस्ट अंडर कैश पेमेंट सिस्टम, फिर उसके नीचे ये प्रिंट किया हुआ होना चाहिए नकद भुगतान प्रणाली के तहत पोस्ट करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। फिर वर्ड होने चाहिए उसके ऊपर पोस्टेज पेड और पोर्ट पे लिखे हुए होने चाहिए जो कि एक थिक बॉर्डर के अंदर होने चाहिए, यानी कि ये जो बॉर्डर होगा एक मोटे बॉर्डर के अंदर ये वर्ड लिखे होने चाहिए। और इस बॉर्डर के एरिया की बात करें कम से कम 300 स्क्वायर मिलीमीटर का होना चाहिए, इससे कम ना हो। Postage stamps or other or postal franking impressions should be applied to top right hand corner of the address side। और इस मामले में जब डाक टिकट या पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन का यूज़ किया जाएगा तो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में पते वाली साइड किया जाएगा। ऐसे पोस्ट कार्ड जिनके ऊपर स्टैम्प्स चिपकाई जाती हैं लेकिन कहाँ बैक साइड के ऊपर चिपका दी जाती हैं, उन पोस्ट कार्ड्स को अनपेड की तरह, अवैतनिक की तरह ट्रीट किया जाता है। नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, ऐसी स्टैम्प्स जो डाक टिकट के रूप में उपयोग नहीं की जाती हैं, चैरिटी स्टैम्प्स हैं, या फिर कोई ऐसा डिज़ाइन है या फिर कुछ भी ऐसा है जिसे गलती से डाक टिकट समझा जा सके, या फिर सर्विस लेवल है, इन सारी चीज़ों को आपने एड्रेस साइड के ऊपर नहीं चिपकाना है या एड्रेस साइड के ऊपर प्रिंट नहीं करना है। This shall also apply to stamp impressions which could be mistaken for franking impression। और ये चीज़ ऐसी स्टैम्प impressions के ऊपर भी लागू होती हैं जिन्हें गलती से फ्रैंकिंग impression समझा जा सके, तो ऐसी स्टैम्प impressions को भी एड्रेस साइड के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 13 है आर्टिकल्स पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप्स, जहाज़ों पर पोस्ट की गई वस्तुएं। Post office situated at a port of call of ocean going vessel will accept mails posted on board the ships if they are delivered loose to the post office। अगर कोई पोस्ट ऑफिस किसी ऐसी जगह पर स्थित है जहां से समुद्र में जहाज जाते हैं, यानी कि ऐसे पड़ाव पतन पर स्थित कोई डाकघर जहां से समुद्र में जहाज जाते हैं, वहां पर उन जहाज़ों में आप आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आर्टिकल जो पोस्ट किए जाएंगे वो खुले ही पोस्ट ऑफिस को दे दिए जाएंगे। समुद्र में जाने वाले जहाज़ों के लिए जहाँ पे पड़ाव पतन होता है, जहाँ पे वो रुकते हैं, जहाज पर कोई भी अगर आर्टिकल पोस्ट किया जाएगा तो उस आर्टिकल को डाक घर में दे दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो खुले में दिया जाएगा। इफ़ दे आर पोस्टेड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ शिप इन इनलैंड पोस्ट इंडियन पोर्ट, अगर वो भारतीय बंदरगाह पर ठहरे हुए जहाज के दौरान पोस्ट किया जाता है, कोई आर्टिकल है आपने उसको जहाज में पोस्ट किया लेकिन जहाज जो अब भारतीय बंदरगाह पर ठहरा हुआ है, दे शुड वेयर इंडियन पोस्टेज स्टैम्प्स, तो ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर भारतीय डाक टिकट होने चाहिए। इफ दे आर पोस्टेड ऑन हाई सीज, लेकिन अगर आप उनको गहरे समुद्र में पोस्ट करते हैं, दे मे बी प्रीपेड विद पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ द कंट्री टू विच द वेसल बिलोंग, तो उन आर्टिकल्स के ऊपर उस देश के डाक टिकट होने चाहिए जिस देश का वो जहाज है। तो अगर जहाज में आर्टिकल आप पोस्ट कर रहे हैं और जहाज भारतीय बंदरगाह पर ठहरा हुआ है तो उस आर्टिकल के ऊपर भारतीय डाक टिकट होने चाहिए। अगर समुद्र में जाके आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उस आर्टिकल के ऊपर जो डाक टिकट होंगे उस देश के होने चाहिए जिस देश का वो जहाज है। The mail will be given air और surface transmission as desired by sender, फिर डाक को प्रेषक की इच्छा के अनुसार हवाई प्रसारण या सतह प्रसारण दिया जाएगा। एयर मेल प्रीपेड विद स्टैम्प्स अदर देन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प, फिर अगर कोई भी एयर मेल है, हवाई डाक है जिसको
जहाज में पोस्ट किया जा रहा है और उसके ऊपर जो डाक टिकट है वो भारतीय डाक टिकट के अलावा कोई अन्य है, आर टू बी हैंडेड ओवर सेपरेटली विद द स्टेटमेंट ऑफ वेट ऑफ मेल्स। ऐसे आर्टिकल्स को आपने अलग से हैंड ओवर करना है, इसके साथ एक स्टेटमेंट ऑफ वेट दी जाएगी और मेल जो होगी उसको समूहीकृत यानी कि उसको अलग से ग्रुप बना के देना है उनके डेस्टिनेशन के वाइज, या फिर उनके साथ AV2 स्टेटमेंट दी जाएगी। एंड फॉर दीज मेल्स द कंट्री टू विच वेसल बिलोंग, और ऐसी डाक वस्तुओं के लिए जिस भी देश के साथ वो जहाज जुड़ा हुआ है जहां पे आर्टिकल आप पोस्ट कर रहे हैं, विल रीइंबर्स द एयर कन्वेंस चार्ज टू इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, उस देश को जिसका वो जहाज है उस देश को भारतीय डाक विभाग को हवाई परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति करनी होगी। नेक्स्ट आपके पास रूल नंबर 14, डिलीवरी इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य देश में वितरण कैसे किया जाएगा। अब भारत से आपने एक डाक वस्तु फॉरेन कंट्री के लिए भेजी, फॉरेन कंट्री में उसका वितरण कैसे किया जाएगा। आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस एंड दिस वेरीज वाइडली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। किसी भी देश में जब डाक वस्तु का वितरण किया जाता है तो वो देश अपने अंतर्देशीय जो लेजिस्लेशन है, कानून है, नियम विनियम है, उनके अनुसार ही उस डाक वस्तु का वितरण करता है। यानी कि फॉरेन कंट्री के लिए जब आप आर्टिकल भेजेंगे तो गंतव्य देश में गंतव्य देश के कानून और विनियमों के अनुसार उसका वितरण किया जाएगा। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनर इन विच आर्टिकल इज डिलीवर्ड। भारतीय डाकघर इस चीज के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होता है कि फॉरेन कंट्री में आपके द्वारा भेजे गए आर्टिकल का वितरण कैसे होगा या उसको अनडिलीवर्ड के रूप में वापस कर दिया जाता है कि इसका वितरण नहीं हो सकता और उसको वापस कर दिया, उस चीज़ के लिए भी भारतीय डाकघर जिम्मेदार नहीं होता है। इफ़ इट इज़ डन इन एन अकॉर्डेंस विद द लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, कि किसी देश ने अपने जो नियम और कानून है उनके अनुसार किसी डाक वस्तु को अनडिलीवर्ड आर्टिकल के रूप में वापस लौटा दिया है, तो ऐसी स्थिति में उस डाक वस्तु की वापसी के लिए भी डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। The period of detention of undeliverable articles is also governed by the international regulations of the country of destination। फिर उसके बाद जो अनडिलीवर्ड आर्टिकल होते हैं उनको उस देश में, जैसे भारतीय डाकघर में बात करें तो जैसे कोई आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल है, किसी वजह से अगर उसका वितरण नहीं हो पाता है, उसका प्राप्तकर्ता नहीं मिला, तो 7 दिनों की अवधि के लिए जैसे आप उसको रोक कर रखते हैं, वैसे ही किसी गंतव्य देश में किसी अवितरित डाक वस्तु को रोकने की अवधि भी उस देश के आंतरिक विनियमों द्वारा ही शासित की जाएगी। रूल नंबर 15 है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ आउटवार्ड फॉरेन आर्टिकल इन इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ आउटवार्ड फॉरेन आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल जिन्हें आपने भारत से किसी फॉरेन कंट्री के लिए भेजा है और फॉरेन कंट्री में अगर उनका वितरण ना हो पाए तो उनका निपटान कैसे किया जाएगा। सेंडर ऑफ अ फॉरेन आर्टिकल कैन इंस्ट्रक्ट बाय मीन्स ऑफ अ नोट ऑन एड्रेस साइड ऑफ द आर्टिकल। प्रेषक जो आर्टिकल का होगा वो आर्टिकल के पते वाली साइड एक नोट के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दे सकता है दैट इट शुड नॉट बी रिडायरेक्टेड। अगर वो चाहता है कि इस आर्टिकल की रिडायरेक्शन ना हो, अगर ये वितरित नहीं हो पाता है तो इसका निपटान किसी और तरीके से किया जाए, इसको रिडायरेक्ट ना किया जाए, तो क्या कर सकता है प्रेषक, आर्टिकल के एड्रेस वाली साइड में एक नोट के माध्यम से ऐसा निर्देश दे सकता है। Similarly, he may instruct that in event of non-delivery, the article should not be returned to him after a stipulated period। फिर वो इसी तरह का निर्देश दे सकता है कि अगर इसका वितरण ना हो पाए तो निर्धारित अवधि के बाद ही इसको वापस किया जाए। वो बोल सकता है कि यहाँ पे 7 दिन आपने आर्टिकल को रोकना है, फिर मुझे वापस करना है। अगर इसका वितरण ना हो पाए, द आर्टिकल विल however be returned to him before the stipulated period if the period of detention prescribed in country of destination is less। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए मैं एक फॉरेन कंट्री को आर्टिकल भेजता हूँ, मैंने उस आर्टिकल के एड्रेस साइड में इंस्ट्रक्शंस दे रखी है एक नोट के माध्यम से कि अगर ये वितरित ना हो पाए तो 10 दिन के लिए आपने इसको रोक कर रखना है।
अब लेकिन गंतव्य देश में किसी भी आर्टिकल को रोक के रखने की अवधि सिर्फ 5 दिन है, तो गंतव्य देश उस आर्टिकल को 5 दिन के बाद मुझे वापस लौटा देगा, ना कि 10 दिन के बाद। तो इस तरह से उसका निपटान किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक करेंगे। बहुत सारे रूल हमने कर लिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी बनते हैं जो आपको अच्छे से समझना है। याद करने की कोशिश करेंगे तो याद ये नहीं होगा, जस्ट अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा। ये समझ के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब करेंगे तो आपकी थ्योरी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको किसी भी एग्जाम के रिलेटेड कोई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।